नमस्कार दोस्त, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव उत्सर्जन तंत्र। बात करते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। देखते हैं उत्सर्जन। शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी जब शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती हैं तो विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर जीव मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर जीव मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है अमोनियोटैलिक। जो अमोनियोटैलिक हैं, इस प्रकार के जीव मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी जो अमोनियोटैलिक जीव हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि उनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें अमोनिया की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस प्रकार के जीव में कौन कौन से जीव आते हैं? जो भी जलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, जलीय जीव हैं और जो मछलियां हैं वो सारी किस में आती है? अमोनियोटैलिक में। इस प्रकार के जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। 1 ग्राम अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए लगभग 500 ml जल की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के जीव कहाँ रहेंगे? जल में रहेंगे। तो अधिकांशतः इस प्रकार के जीव अमोनियोटैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा आता है यूरियोटैलिक। इस प्रकार के जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यानी इनके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें यूरिया की मात्रा होती है। मुख्यतः जो स्तनधारी वर्ग के जो जीव है वो सारे यूरियोटैलिक होते हैं। जैसे मानव क्या है? स्तनधारी है। और इसमें कौन से जीव में आता है? यूरियोटैलिक, यानी यूरिया का उत्सर्जन करता है। यानी मानव के मूत्र में किसकी मात्रा होती है? यूरिया की मात्रा होती है। नंबर 3 पे आता है यूरिकोटैलिक। यहां पर ध्यान रखना, ये तो है यूरियोटैलिक, ये है यूरिकोटैलिक। इस प्रकार के जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यानी कि इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। जितने भी पक्षी आते हैं, पक्षी वर्ग के जितने भी पक्षी आते हैं या और जो रेप्टिल आते हैं, जो रेंगकर चलने वाले जीव हैं, वो मुख्य रूप से यूरिकोटैलिक की श्रेणी में आते हैं और यूरिक अम्ल का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद में जैसे मकड़ियां भी होती हैं। जो मकड़ियां होती हैं वो किसका उत्सर्जन करती हैं? गवानीन का। गवानीन जो पदार्थ है उसका उत्सर्जन करती हैं मकड़ियां। उसके बाद में जैसे सीपी और जो घोंगा है, सीपी व जो घोंगा है, सीपी व घोंगा, ये एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मकड़ियां ग्वानीन का करती हैं, सीपी घोंगा एमिनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। मानव उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर के जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्कासन किया जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से निम्न भाग होते हैं। एक तो होता है इसमें वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। यानी ये मुख्य रूप से ये 4 भाग मिलकर मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मानव जो उत्सर्जन तंत्र है यह डायाफ्राम के नीचे कहां स्थित होता है? डायाफ्राम के नीचे कशेरुकदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर स्थित होता है। बात करते हैं वृक्क की। वृक्क, इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार की तरह। सेम के बीज के आकार की तरह होता है। जो वृक्क है उनका आकार सेम के बीज के आकार की तरह होता है। इनका वजन होता है लगभग 140 से 150 ग्राम। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है यानी ये लगभग 5 इंच लंबा होता है और 2 इंच
चौड़ा। जो मानव वृक्क है ये 5 इंच लंबा व 2 इंच चौड़ा होता है। वृक्क का जो ऊपरी भाग है, ये इसका जो ऊपरी भाग है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जिसे वल्कुट भी कहते हैं। और इसका जो भीतरी भाग है ये कहलाता है मध्यांश या मेडुला। मेडुला या मध्यांश कहलाता है। जो वृक्क है, वृक्क का जो बाहरी भाग है वो तो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इसका भीतरी भाग है उसे कहते हैं मध्यांश या मेडुला। वृक्क का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य काम क्या है? रक्त को छानना। रक्त को छानने का काम करता है। उसके बाद में जो पदार्थ बच जाता है उससे किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण। तो रक्त का मुख्य काम, वृक्क का मुख्य काम होता है रक्त को छानना, और रक्त को छानने के बाद जो शेष पदार्थ बच जाते हैं उनमें यूरिया की मात्रा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। तो मूत्र का निर्माण करना भी वृक्क का क्या है? एक कार्य है। वृक्क में छोटी छोटी असंख्य संरचनात्मक या जटिल इकाइयां पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं हम वृक्काणु या नेफ्रॉन। जिन्हें हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। जो प्रत्येक वृक्क है उसमें लगभग 10 लाख वृक्काणु या नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद में जब वृक्कों में मूत्र का निर्माण होगा तो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाने के लिए जो नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में लाने के लिए जो नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी 2 होती है, और जो वृक्क है उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे जाके जो मूत्र है ये एक थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता रहता है। ये थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होता रहता है, जिसे कहते हैं मूत्राशय। मूत्राशय एक पेशीय संरचना होती है जिसमें मूत्र एकत्रित होता रहता है। जब मूत्राशय मूत्र से पूरा भर जाता है, जब यह पूरा मूत्र से भर जाएगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा इसको एक संदेश भेजा जाता है, जिससे जो मूत्राशय की जो पेशियां हैं उनमें क्या होता है? संकुचन होता है। यानी जब यह मूत्र से पूरा भर जाता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क द्वारा से एक संदेश भेजा जाता है, जिससे मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है। जो ही मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होता है, यहां पर पाई जाती है मूत्र अवरोधनी पेशियां। मूत्र अवरोधनी पेशियां, मूत्र अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं। इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है? शिथिलन उत्पन्न हो जाता है, यानी ये शिथिल हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। यानी कि जो मूत्र मार्ग है इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्यागेंगे। यहां पर पाई जाती है मूत्र अवरोधनी पेशियां। इनमें क्या उत्पन्न होता है? शिथिलन उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर मूत्राशय में क्या हो रहा है? संकुचन। तो इस क्रिया द्वारा मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। उसके बाद में जो वृक्क है ये लाखों जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, जिसे हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं वृक्काणु या जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यह है वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। अब जो वृक्काणु या नेफ्रॉन है, वृक्काणु या जो नेफ्रॉन है, इसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहलाती है। जैसे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। श्वसन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है कूपिका। उसी प्रकार उत्सर्जन तंत्र की भी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन या वृक्काणु। अब देखते हैं वृक्काणु या जो नेफ्रॉन है उसमें मूत्र का निर्माण कैसे होता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण देखते हैं। जो मूत्र का निर्माण है, मूत्र का निर्माण ये 3 चरणों में संपन्न होता है।
मूत्र का निर्माण 3 चरणों में। पहला है निस्पंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण, तीसरा है स्त्रवण। यानी मूत्र का जो निर्माण है किसमें होगा, वृक्काणु में होगा। यह 3 चरणों में संपन्न होता है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण। देखते हैं वृक्काणु में कैसे मूत्र का निर्माण होता है। देखिए जो वृक्काणु है उसमें एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है। वृक्काणु में कि प्याले जैसी संरचना पाई जाती है, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। वृक्काणु में एक प्याले जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है जिसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद में वृक्काणु में नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाएं देखो कौन कौन सी होती हैं, एक समीपस्थ नलिका है, एक दूरस्थ नलिका है, और एक जो नलिका है यहाँ पर एक जो बालों में पिन लगाते हैं जिसे हेयर पिन कहते हैं, उसकी आकृति का निर्माण कर रही है। इस कारण से कहते हैं हेनले पास या हेनले लूप भी कहते हैं। हेनले पास या इसे हेनले लूप भी कहा जाता है। उसके बाद में ये है एक संग्रह नलिका। अब देखते हैं यहां पर किस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखो जो अशुद्ध रक्त है ये वृक्क धमनी की एक शाखा है। वृक्क धमनी की एक शाखा, वृक्क धमनी की शाखा है एक अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी सर्वप्रथम वृक्क धमनी की एक शाखा है अभिवाही धमनी। उसके द्वारा जो अशुद्ध रक्त है उसको कहां लेकर आया जाता है, ग्लोमेरुलस या कोशिकाओं के गुच्छ में लाया जाता है। तो सर्वप्रथम रक्त का यहाँ पर क्या होता है, रक्त के छनने का कार्य होता है जिसे कहते हैं रक्त का निस्पंदन। यानी जो ही यहाँ पर रक्त छनेगा उसमें से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जो यूरिया है वो क्या होता है, सारे सारे पदार्थ इसमें छन जाते हैं। ग्लूकोज, यूरिया, लवण व एमिनो अम्ल इसमें, यानी जो बोमेन संपुट है यहाँ पर इसमें रह जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है निस्पंदन। उसके बाद में जो फिल्टर किया गया रक्त है वो आगे बढ़ता है। जो ये जो नलिका है, समीपस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, हेनले पास है, इनसे जो फिल्टर किया हुआ रक्त उसको गुजारा जाता है। यहाँ पर जो पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण होगा। यहाँ पर इसका क्या होगा, पुनः अवशोषण होगा। जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो वृक्काणु की जो नलिकाएं होती हैं ये एपिथेलियम उत्तक से बनी होती हैं। वृक्काणु की जो नलिकाएं हैं ये एपिथेलियम उत्तक की बनी होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। इन पदार्थों में से वापस से पुनः ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वैसाम्ल है, ये सारे सारे अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन पुनः अवशोषण में यूरिया का अवशोषण नहीं होता है। जो यूरिया है वो वृक्क नलिका में ही रह जाता है। और यहां से जो यूरिया है कहाँ आ जाता है, संग्रह नलिका में आ जाता है। और संग्रह नलिका में क्या होता रहता है, इसका स्रवण होता रहता है, एकत्रित होता रहता है। और यहाँ से जो संग्रह नलिका है ये किस नलिका से जुड़ी होती है, मूत्र नलिका से। और मूत्र नलिका से कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में चला जाता है। उसके बाद में जो शुद्ध रक्त है, जो शुद्ध रक्त हो जाता है उसे जो अपवाही धमनी है ये अपवाही धमनी ये एकत्रित करती रहती है। इसे जो अपवाही धमनी है इसे एकत्रित करती रहती है, जिसे वृक्क शिरा द्वारा वापस ब्लड में मिला दिया जाता है। और जो यहाँ पर जो पदार्थ बच जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में, वो मूत्राशय में एकत्रित होते रहते हैं। इस प्रकार मूत्र का निर्माण हो जाता है। और जो मानव का जो मूत्र है उसकी पीएच का मान लगभग होता है, मूत्र की जो पीएच है उसका मान होता है लगभग 6.4। यानी कि है क्या होता है, हल्का अम्लीय होता है। हल्का अम्लीय होता है, मानव का मूत्र होता है हल्का अम्लीय होता है। प्रतिदिन मानव लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। प्रतिदिन मानव स्वस्थ व्यक्ति का कितने मूत्र का उत्सर्जन करेगा, लगभग 1 से 1.5 लीटर जो मूत्र है उसका उत्सर्जन करता है। मानव जो मूत्र होता है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे NaCl हो गया, जल हो गया, यूरिया हो गया,
इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो मानव के मूत्र में पाए जाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं या दुग्धपान महिलाएं, दुग्धपान महिलाएं यानी जो गर्भवती महिलाएं हों या दुग्धपान महिलाएं यानी जो महिलाएं अपने शिशु को दूध पिलाती हैं, उनके मूत्र में क्रिएटिनिन प्रोटीन भी पाया जाता है, क्रिएटिनिन प्रोटीन भी पाया जाता है। इस प्रकार हमने जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसको विस्तार से देखा है। इसमें जो चित्र आते हैं एग्जाम में, जो चित्र है उनको भी हमने विस्तार से देख लिया है। आगे की कक्षा में हम एक नए तंत्र के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।